नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, न्यू टॉपिक है। ध्यान से पढ़िएगा, सोच समझ के पढ़िएगा। पहले तो हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वी हैव सो फार डिस्कस्ड डायरेक्ट करंट सोर्सेज एंड सर्किट्स विद डीसी सोर्सेज। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। इसमें कहीं पे भी सोर्सेज है उसमें हमने क्या माना है, सारे डायरेक्ट करंट्स माने। ठीक है। Now, these currents do not change direction with the time. डीसी करंट है वो टाइम के साथ डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे। इफ आपको पता हो तो 10th में पढ़ा होगा। बट वोल्टेज एंड करंट दैट वेरी विद टाइम आर वेरी कॉमन। The electric main supply in our homes and offices is a voltage that varies like a sine function with time. Whereas जो हमारे घर में और ऑफिस में और स्कूल में कहीं पे भी जो यूज होती है वो कौन सा है बेटा? साइन फंक्शन। साइन फंक्शन मतलब कैसे बोल सकते हैं पता है? वो इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। मतलब ये उसका ओरिजिनल लाइन है। तो देखो बेटा, इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। ऐसा समझ में? सच ए वोल्टेज इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और ये जो वोल्टेज बना वो एसी वोल्टेज बना, और उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा, करंट ड्रिवन इन द सर्किट, इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो हमें एसी करंट ही पढ़ना है। ये इंट्रोडक्शन था। आई होप इंट्रोडक्शन में किसी को कुछ दिक्कत नहीं है। अब सबसे हमारा पहला टॉपिक है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर। हमने अब तक तीन चीजें पढ़ी, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। हम पहले सबसे पहले रजिस्टर में लगेंगे। देखो, फिगर शोज अ रजिस्टर कनेक्टेड टू अ सोर्स ई। ई सोर्स मतलब उसका नाम है, ऑफ एसी वोल्टेज। बराबर है। अब एसी वोल्टेज का सिंबल देखो कुछ अलग टाइप का है। एसी वोल्टेज का ये सिंबल होता है, बराबर है, एक सर्कल और उसके अंदर ये साइनसॉइडल वेव. The symbol for an AC source in a circuit diagram is this. We consider a source which produces mainly sinusoidal varying potential difference across its terminal. Sinusoidal मतलब एक बार बढ़ेगा एक बार कम होगा। मान लेते हैं कि वो पोटेंशियल डिफरेंस, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो कॉल्ड एसी वोल्टेज, उसको हम क्या मानेंगे? V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी। सर यही क्यों माना? अब सुनिए, आपको पता हो ना बेटा, तो साइन जो फंक्शन होता है ना वो बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है। उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसकी एक मिनिमम वैल्यू होती है। तो Vm क्या है? Vm इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोगों ने 11th में वेव्स नाम की जो चीज पढ़ी होगी उसमें एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड। और ये साइन ओमेगा टी है, वो क्या करेगा? उसको प्लस भी करेगा माइनस भी करेगा, जिसमें ओमेगा उसकी क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टी उसका क्या होगा? टाइम होगा। बराबर है। तो जो आपका ये प्लस माइनस हो रहा है वो होल एंड सोल किसके कारण हो रहा है? साइन ओमेगा टी के कारण हो रहा है। बराबर, क्लियर हुआ इतना? पक्का? आगे बढ़े। The voltage across a pure resistor and the current through it are plotted as a function of time. ये देखो, ये वोल्टेज और टाइम मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये देखो, ये उसका ग्राफ है, वोल्टेज और टाइम। देखो, ये आपका फॉर्मूला V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी निकला। मतलब जैसे आप ये टाइम को चेंज करोगे तो ये देखो, साइन आपको पता है, साइन की वैल्यू क्या हो सकती है? साइन की वैल्यू +1 से लेके -1 तक हो सकती है। मैं आपको एक चीज बताऊँ, बायोलॉजी वाले प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 से लेके -1 तक हो सकती है, उससे छोटी कभी या उससे बड़ी नहीं हो सकती। अब हमें तो क्या चाहिए? Vm sin ओमेगा टी चाहिए, तो मैं तीनों साइड Vm से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये तो हमारा क्या था? V था। तो V की वैल्यू प्लस Vm से लेके माइनस Vm के बीच में ही घूमती रहेगी। देखो, प्लस Vm से लेके ये क्या होगा आपका? -Vm। सिर्फ बताने के लिए, बाकी ड्रॉ नहीं करना। क्लियर हो गया? इसके बीच में ही घूमती है, दैट इज पिक वैल्यू बोलते हैं इसको। पिक पॉजिटिव वैल्यू, पिक नेगेटिव वैल्यू। ओके, नोट इन पर्टिकुलर दैट बोथ V एंड I रिच 0। देखो, 0 एक ही टाइम पे है। ये पोजीशन पे भी V और I दोनों 0 है। कहाँ पे? पाई पे।
ये पोजीशन पे भी देखो V और I 0 है, कहाँ पे 2 पाई पे। ऑल्सो मैक्सिमम भी सेम टाइम पे पहुंच रहे, मिनिमम भी सेम टाइम पे पहुंच रहे, है ना, एट द सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों फेज में, फेज मतलब समझ रहे हो कि भाई अगर एक मैक्सिमम पहुंचा तो दूसरा भी मैक्सिमम पहुंचा। नो डाउट दोनों के मैक्सिमम की वैल्यू अलग है, ये वोल्टेज मैक्सिमम है और ये करंट मैक्सिमम, बट दोनों मैक्सिमम पहुंच फिक्स टाइम पे रहे, जीरो भी सेम टाइम पे, वापस मिनिमम सेम टाइम पे, जीरो सेम टाइम। क्लियर हो गया। तो ये चीज हमें बता रही है कि भैया दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, जीरो। फेज डिफरेंस मतलब ये ओमेगा टी के साथ, आपको पता हो तो वेव चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसमें फेज डिफरेंस नाम की चीज कुछ पढ़ी होगी आपने। तो फेज डिफरेंस दोनों में क्या है, जीरो। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन एन एसी करंट पासेस थ्रू अ रजिस्टर, अगर आप रजिस्टर से एसी करंट पास करोगे तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। तो हमें पता है, देखो जैसे हमने V इज इक्वल टू क्या पास किया, Vm sin ओमेगा टी पास किया, तो कितना करंट प्रोड्यूस होगा, Im जितना करंट, मैक्स टू मैक्स करंट प्रोड्यूस होगा, ये देखो। और मिनिमम कितना करंट प्रोड्यूस होगा, Im, मिनिमम कितना करंट प्रोड्यूस होगा, Im। We see that like the applied voltage, the current varies sinusoidally and has corresponding positive and negative values during each cycle। तो V ऐसा होता है तो I की वैल्यू क्या होती है, Im sin ओमेगा टी, ठीक है, Im sin ओमेगा टी। Okay, thus the sum of instantaneous current values over one complete cycle is zero। ये समझने वाले देखो, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे पहुंचा, तो इधर से लेके इधर एक साइकिल पूरी बोल रहा। अब इसमें हाफ साइकिल पे वो प्लस है और दूसरी हाफ साइकिल पे वो माइनस है। सो फॉर अ वन कंप्लीट साइकिल आप चेक करोगे तो उसका नेट रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। एंड द एवरेज करंट इज जीरो, इसलिए उसका एवरेज करंट क्या है, जीरो। समझे बेटा, पक्का। द फैक्ट दैट द एवरेज करंट इज जीरो however does not mean that the average power consumed is zero। ये इंपॉर्टेंट चीज, एवरेज करंट जीरो उसका मतलब ये नहीं कि एवरेज पावर जीरो होगा। एंड देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी बात सही नहीं है कि भाई एवरेज करंट जीरो है, मतलब फर्स्ट साइकिल में प्लस सेकंड साइकिल में माइनस, तो एवरेज करंट जीरो, उसके कारण एवरेज पावर जीरो नहीं हो रहा है, वही हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, वही देख कैसे। तो एज यू नो जूल हीटिंग इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर and depends on I square which is always positive, whether I is positive or negative। मतलब आप देखो ये पूरा हमने साइकिल देखा, तो इधर जूल्स लॉ आई स्क्वायर आर लगाओगे और इधर भी आई स्क्वायर आर लगाओगे। अब देखो रजिस्टर का भी नेगेटिव नहीं होता, आई स्क्वायर भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी और ये भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो थ्रू आउट द जर्नी ऐड करोगे तो आंसर कुछ ना कुछ तो निकलेगा। वेर एज लास्ट क्वेश्चन की तरह नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे पॉजिटिव आई और यहाँ पे नेगेटिव आई, इन दोनों को ऐड करोगे तो जीरो होगा, बट पावर कभी जीरो नहीं हो सकता। बराबर है, क्लियर हुआ। मैं मेरी तरफ से आपको समझाने की ट्राई करिए बेटा। ओके, एंड नॉट ऑन आई स्क्वायर आर पे डिपेंड करता है, आई पे नहीं। दस देयर इज अ जूल हीटिंग एंड डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जूल हीटिंग का मतलब क्या है कि कभी भी आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा। एंड व्हेन एन एसी करंट पास थ्रू अ रेजिस्टर, the instantaneous power dissipated, instantaneous power कितना पावर डिसिपेटेड होगा, P is equal to I square R। बराबर है। अब I की जगह पे हमने क्या लिखा था, आपको पता हो तो I is equal to Im sin ओमेगा टी। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने कैपिटल Im लिखा है, बेटा आप स्मॉल im भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। बराबर है, स्मॉल im भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर, क्योंकि इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो द एवरेज वैल्यू ऑफ पावर पी ओवर अ साइकिल, एक पूरी साइकिल में उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो उसको पी एवरेज बोलते हैं।
और एवरेज हम ऐसे निकालते हैं, ये एवरेज का सिंबल है, ठीक है। तो पी बार इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, मतलब क्या हो जाएगा, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर। अब आई एम स्क्वायर और आर कांस्टेंट है, तो उसका एवरेज नहीं निकल सकता। कांस्टेंट का एवरेज, जैसे 3 का एवरेज नहीं निकल सकता, 3 ही रहेगा। तो आई एम स्क्वायर और आर जो चेंज हो रहा है वो क्या चेंज हो रहा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, पी इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मतलब सिर्फ इसका हमें एवरेज निकालना है, बराबर है। हियर द बार over P bar denotes average value and this bracket denotes average of the quantity inside the bracket, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है उनका एवरेज निकालना है हमें, बराबर है। ये समझाने के लिए आप अगर एग्जाम एलिजिबल चले तो देयरफॉर हमारा p बार इज इक्वल टू क्या हो गया, फाइनली p बार हमारा क्या हो गया, आई एम स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये फाइनल फॉर्मूला। बट ध्यान से सुनना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, बराबर है। इसमें से मैं हाफ बार कॉमन निकालूंगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का एवरेज, बराबर है, पक्का। अब 1, अब देखो इसका आप एवरेज निकालोगे ना, 1 माइनस 0 cos 2 ओमेगा टी का एवरेज, cos 2 ओमेगा टी का एवरेज ऑलवेज जीरो होता है। एवरेज क्यों पता, मैं आपको बता दूं, ये इंटीग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब आप इंटीग्रेशन लगाओगे तो इंटीग्रेशन से जीरो हो जाएगा, आपको वो प्रूव नहीं करना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। जो मैथ्स वाले होंगे वो सीख लेंगे इंटीग्रेशन में, जो बायोलॉजी वाले होंगे उनको याद रखना है कि cos 2 ओमेगा, टेक्स्ट बुक में भी ये दिया हुआ है नीचे। तो इसका एवरेज क्या निकला, हाफ निकला, पक्का। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर p बार इज इक्वल टू हाफ आई एम स्क्वायर आर एज एवरेज ऑफ cos 2 ओमेगा t इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो इसका बदौर, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना हो जाएगा, हाँ, इसलिए ये पावर का मेन फॉर्मूला हाफ आई एम स्क्वायर आर। ओके डन बेटा, ठीक है। नाउ रूट मीन स्क्वायर प्लॉट। अब मैं आपको बताता हूँ, आप बोलोगे सर कि ये आपने आईएम का ग्राफ बनाया, इट्स ओके, ये समझ में आ गया, ये आईएम का ग्राफ है, तो उसके नीचे आई क्यों लिखा है, ये हमें ये तो थोड़ा बताइए, ये बताइए। और वो थोड़ा आईएम से नीचे है, तो ये इसका मतलब क्या है, कुछ तो गड़बड़ है दया, फाइंड करते हैं क्या गड़बड़ है, ठीक है ना। चलो अब फाइंड करते हैं। to express AC power, to express AC power in the same form as DC power, AC पावर को भी DC पावर के फॉर्मेट में ही हमें एक्सप्रेस करना है, तो हमें एक स्पेशल वैल्यू ऑफ करंट डिफाइन करनी पड़ती है, और उसका नाम है रूट मीन स्क्वायर और द इफेक्टिव करंट, एंड इज डिनोटेड बाय RMS। आपको पता हो तो रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या है पता है, पहले स्क्वायर करो, फिर उसका मीन निकालो और फिर उसका रूट निकालो, हमेशा परफेक्ट आंसर मिलेगा। जब कभी भी लेबोरेटरी में कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो उसकी आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, पहले उसका स्क्वायर करते हैं, फिर उसका मीन निकालते हैं और फिर रूट निकालते हैं, वो हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू रहती है, इसलिए उसके हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। द आरएमएस करंट I is related to peak current
आई एम बार। वो आई एम और आई का रिलेशन क्या है? सो आई इज इक्वल टू, आई का फॉर्मूला है आई एम बाय रूट। अब 1/√2 कितना होता है? 0.707 आई एम। इसलिए देखो आई की वैल्यू आई एम से छोटी है, कितनी है? 707 टाइम्स आई एम की वैल्यू है। ये याद रखिएगा बेटा, आई की वैल्यू, अगर आप ये पूरे एसी करंट को डीसी के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो वहां पे आई जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा 0.707 आई एम ही रहेगा। अब आई आर एम एस होता क्या है? तो फिर आई आर एम एस जैसे मैंने आपको बताया बेटा, आई आर एम एस क्या है? पहले तो आई का स्क्वायर करो, फिर उसका एवरेज करो और फिर उसका रूट निकालो, इसको बोलते हैं आई आर एम एस। पहले क्या करो? स्क्वायर, फिर मीन और फिर रूट। उल्टा जाना है, ऐसे जाना है, स्क्वायर मीन और रूट, बराबर है। तो आप सब लोगों को पता है कि इसको मैं आई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? हमने अभी देखा था, आई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ हाफ आई एम। सर ये कैसे? बताओ, पक्का बताओ, साइड में देखो, आई का आपको एवरेज निकालना है, ठीक है? आई स्क्वायर का आपको आई स्क्वायर का एवरेज निकालना। आई स्क्वायर क्या होता है? आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालना। अब आई एम स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, एवरेज किसका निकालना है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। और हमने अभी प्रूव किया साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या होगा? हाफ आई एम स्क्वायर। हाफ आई एम स्क्वायर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? आई आर एम एस। तो अगर आप इसमें से आई एम निकालोगे तो डिवाइड में 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? √2। और इसलिए उसकी वैल्यू क्या आ गई? 0.707 आई एम, जो हमने अभी डिराइव करा था। समझ रहे हो? आई आर एम एस की वैल्यू क्या होगी? तो वो जो आई था हमारा उसको आई आर एम एस बोलते हैं। आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स द आई एम। देयरफॉर उसके बेस पे पावर का फॉर्मूला क्या निकलेगा? पी बार। पहले ऊपर लिख लेंगे, फॉर्मूला फॉर एवरेज आर, फॉर्मूला फॉर आर एम एस ऑफ एवरेज पावर, पी इज इक्वल टू पी बार। पी बार मतलब क्या निकला था हमारा? हाफ आई एम स्क्वायर आर निकला था। अब सुनिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। हमने अभी प्रूव किया कि हमारा जो आई आर एम एस होता है वो तो हाफ आई एम स्क्वायर होता है भैया। आई आर एम एस, वो आई आर एम एस का स्क्वायर, क्योंकि देखो हमने अभी प्रूव किया ना, आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट हाफ आई एम स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा? आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ आई एम स्क्वायर। तो पी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? पी इज इक्वल टू पी बार, हाफ आई एम स्क्वायर की जगह पे आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। अब देखो तो ये आपका डीसी करंट में P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, ये डीसी का है, और ये हमारा किसका है? एसी का है। हो गया ना उस फॉर्मेट में? जैसे हम डीसी में आई स्क्वायर आर लिखते थे, एसी में आई स्क्वायर आर एम एस लिखते हैं, ठीक है? आई आर एम एस की वैल्यू लिखते हैं, एंड देयरफॉर आर एम एस वैल्यू फॉर वोल्टेज। अब वोल्टेज की भी आर एम एस वैल्यू निकाल ही लेते, तो वोल्टेज ने क्या बिगाड़ा है? V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी एम बाय √2, मतलब 0.707 वी एम। ओके, और आपको पता है वी एम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? आई एम आर। कहाँ से आया बेटा? सबको पता है, ओम्स लॉ। वी एम इज इक्वल टू आई एम आर। ओके, वी एम इज इक्वल टू आई एम आर, और दोनों साइड में √2 से डिवाइड कर देता हूँ। वी एम बाय √2 इज इक्वल टू आई एम बाय √2 आर। तो ये हमारा बंदा किसके जैसा मिलेगा? वी एम बाय √2 मतलब कैपिटल वी जितना, और आई एम बाय √2 मतलब आई आर जितना। And this is what we call, this equation shows the relation between AC voltage and AC current. ये किसके लिए? AC voltage and AC current। समझ में आया बेटा? पक्का? ओके, एक बार और लिख लेते हैं। देखो आपके पास सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आई, यहाँ पे जो आई लिख रहे हैं वो क्या है आपका? आई एम बाय √2। ये आपको पता होना चाहिए, बराबर है? दैट इज कितना हो जाएगा? 0.070 आई एम, और वही आपका क्या हो जाएगा? आई आर। वी आपका क्या होगा? वी एम बाय √2।
0.070 Vm, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, वी। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पावर का फॉर्मूला, एवरेज पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। एक दो तीन, तीन फॉर्मूला बराबर है। इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, चेक कर लेते हैं, शायद न्यूमेरिकल के थ्रू आपको इजीली पता चल जाए। ओके, क्या दिया हुआ एग्जांपल, अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट एंड 220 वोल्ट सप्लाई। 100 वोल्ट एंड 220 वोल्ट सप्लाई, मतलब पावर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट, सप्लाई दिया हुआ है 220 वोल्ट। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, तो सबसे पहले P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर का फॉर्मूला, तो देयरफॉर R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P, 220 into 220 डिवाइड बाय 100, तो क्या हो जाएगा 484। दूसरा में क्या फाइंड करना है, द पिक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। पिक वोल्टेज मतलब हमेशा याद रखना बेटा, पिक वोल्टेज मतलब VRMS, दैट इज Vm बाय रूट 2। ओके, तो पिक वोल्टेज क्या होगा हमारा, Vm होगा ना। तो बेटा हम यहाँ पे देयरफॉर Vm की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, रूट 2 इंटू VRMS। अरे भैया हमने अभी ग्राफ देखा था, ये पिक वोल्टेज Vm और उससे जस्ट नीचे क्या होता है, VRMS बराबर। तो पिक वोल्टेज हमारा Vm क्या निकलेगा, Vm इज इक्वल टू रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और VRMS मतलब जो सप्लाई होता है वो 220। इसका आंसर क्या निकलेगा आपका 3110 311.08 वोल्ट। और उसके बाद क्या निकला था, RMS करंट थ्रू द बल्ब, RMS करंट थ्रू द बल्ब, बल्ब बल्ब बल्ब। देखो हमने P का एक फॉर्मूला निकाला था, P इज इक्वल टू I square RMS into R, therefore I square RMS is equal to P by R। P कितना है हमारा, P है हमारा 100 और R कितना है, R है 484। करो तो डिवाइड, चलो डिवाइड करके बताओ 100 बाय 484 कितना आया, 0.2066। अब इसका हमें उस साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा ना, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कहाँ गया भाई मेरा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, इसका आंसर आ रहा है 0.45454545 एम्पियर। अरे ऐसा यूनिट सब में लिखना, हाँ वरना मारूंगा पकड़ के, देखो सब में मैंने लिखा है। ओके, क्लियर हुआ, पक्का ये चीज क्लियर हुई। 23 मिनट हुआ, और छोटा सा लास्ट टॉपिक आज के लिए, बराबर, बहुत ही छोटा लेक्चर हो गया है तो, बट ये जो टॉपिक अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेजर डायग्राम। और जब तक ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है ना। AC करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इन फेज विद AC वोल्टेज, हमने सबसे पहले देख लिया। फेज में मतलब दोनों सेम टाइम पे जीरो पे पहुंच रहे हैं, दोनों सेम टाइम मैक्सिमम पे पहुंच रहे हैं, दोनों सेम टाइम मिनिमम में पहुंच रहे हैं। बट दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ एन इंडक्टर और अ कैपेसिटर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सर्किट एलिमेंट। बट इंडक्टर में सेम नहीं होते, कैपेसिटर में सेम नहीं होता और कॉम्बिनेशन में सेम नहीं होता। इन ऑर्डर टू शो फेज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन AC सर्किट, ये फेज रिलेशनशिप बतानी है करंट और वोल्टेज में, हम क्या यूज करते हैं, वी यूज द नोशन ऑफ फेजर, एक फेजर यूज करते हैं। The analysis of an AC circuit is facilitated by the use of a phasor diagram। AC सर्किट हमेशा उसका एनालाइज करना तो फेजर डायग्राम जरूरी। बेसिकली फेजर क्या है, a phasor is a vector which rotates about the origin with the angular speed omega as shown in figure। देखो ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर है, इसमें देखो एरो है और वो ओमेगा स्पीड से रोटेट होता है, ओमेगा स्पीड से ओरिजिन के हिसाब से। अब आपको पता आई और वी, आई और वी, आई और वी, आई और वी दोनों सेम फेज में, मतलब जहां पे आई होगा वहीं पे वी होगा, ठीक है। और वी हमेशा आई से बड़ा होता है, वी हमेशा आई से बड़ा होता है।
अब इसको आप मैं प्रैक्टिकली कैसे समझाऊं, देखो अब यहाँ पे ओरिजिन पे दोनों होते, ये आई और ये वी, तो दोनों यहाँ पे होते, ये थोड़ा ऊपर जाता, यहाँ पे देखो ऐसा, ये आई और वी, तो आई यहाँ तक पहुंचा और ये वी यहाँ तक पहुंचा, था ना। अब थोड़ा सा ऊपर गए, थोड़ा सा ऊपर गए, चेक करो, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे गए तो वी यहाँ पे पहुंचा और आई यहाँ पे पहुंचा, थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे यहाँ तक, यहाँ तक तो वी यहाँ पे पहुंचेगा और आई यहाँ तक पहुंचा के नहीं, पहुंचा के नहीं, मतलब दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। तो बेसिकली सर ये बताना क्या चाहते हैं, ये ऐसा बताना, फेजर एक ऐसी चीज है कि भाई उसको आप सिर्फ यहाँ पे आप उसको रोटेट करो ना, तो उसका पूरा इंप्रेशन बाजू में बनेगा। रोटेट मतलब आपको पता है, देखो इसने इतना रोटेट किया मतलब थीटा एंगल बनाया, अब यहाँ तक पहुंचेगा 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, यहाँ पहुंचेगा 180 मतलब 180 डिग्री, यहाँ पहुंचेगा 270 मतलब यहाँ तक वापस यहाँ पहुंचेगा 2 पाई, मतलब आप उसको इसको रोटेट करो या इसका ग्राफ बनाओ, दोनों का मतलब सेम होता है, दिस बोथ रिप्रेजेंट सेम। तो बार बार ये हम ग्राफ नहीं बनाते। और दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूं, आप यहाँ से लाइट फेंको, लाइट फेंको बराबर है, और आप ऐसे रोटेट करो ना, तो आपको दूसरे, देखो यहाँ से लाइट फेंक रहे हो, ये लाइट फेंक रहे हो, और यहाँ पे आप ऊपर नीचे रोटेट करो, तो सामने जो दीवार पे उसका शेडो गिरेगा ना, वो आपको लगेगा ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। दैट इज व्हाट दिस ऊपर नीचे उसका ग्राफ है। ये बात तो आपको पता है ना बेटा कि जैसे आप इसको रोटेट करोगे तो उसका एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा मतलब वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप उसको ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसी को तो हम फेजर बोलते हैं। अब इतना कॉम्प्लिकेट ना बने उसके लिए हमने उसको सिर्फ इतना ही बना दिया। समझ में आया? पक्का? ठीक है, श्योर। ये इतना आई फॉर अ पर्टिकुलर टाइम t1, ये आई की वैल्यू है, ये v की वैल्यू, आई मतलब क्या, आई एम साइन ओमेगा t1, v मतलब क्या, v एम साइन ओमेगा t1। The vertical component of phasor v and I represent the sinusoidal varying quantities v and I. The magnitude of phasor v and I represents the amplitude or the peak value vm and im of this oscillating quantities. ये oscillate हो रहा है, ये तो continuously oscillate होगा, ये v उसकी maximum value और I maximum value, that is vm और im उसकी maximum value बताएगा। Figure A shows the voltage and current phasor and the relationship at time t1 for the case of an AC source connected to resistor that is corresponding to the circuit, जो हमने सर्किट पहले देखी थी। ये फेजर डायग्राम है बेसिकली, V और I की रिलेशन बताएगा आफ्टर टाइम t1, आफ्टर टाइम t1। ओके, द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब अगर आप इसको प्रोजेक्ट करोगे ग्राफ में, द वोल्टेज एंड करंट फेजर ऑन अ वर्टिकल एक्सिस दैट इज Vm sin omega t and Im sin omega t respectively represent the value of voltage and current at that instant। अब देखो ये उसका प्रोजेक्शन हुआ, स्क्रीन पे इसका प्रोजेक्शन, जो इतनी वैल्यू है वो Im sin omega t, ये इतनी वैल्यू है वो Vm sin omega t। क्लियर? Now, as they rotate with frequency omega, curves in figure B are generated। जैसे ही रोटेट करोगे तो फिगर बी जो देखा था वो जनरेट होगा। That is from figure A, we see that the phasor V and I for the case of resistor are in the same direction। Same direction मतलब जितना V बढ़ रहा है उतना I, जितना V घट रहा है उतना I घट रहा है। Okay, this is for all the time। This means that the phase angle between the voltage and current is zero। ये देखो all the time मतलब देखो यहाँ पे भी पहुंचे तब सेम टाइम पे, ऊपर नीचे यहाँ पे भी पहुंचेंगे तो सेम टाइम पे, यहाँ पे भी पहुंचेंगे तो सेम टाइम पे, ऊपर नीचे एग्जैक्टली उनमें कोई एंगल का डिफरेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि V है वो 5 डिग्री आगे चढ़ रहा है, I है वो 10 डिग्री आगे चढ़ रहा है, नहीं, वो हमेशा साथ में। जब हाँ, द थिंग इज, अभी देखो दो फ्रेंड्स हैं, एक मोटू है, मोटू हाइट वाला, और एक बटकी हाइट वाला, दोनों सेम साथ जा रहे हैं, तो उनका शेडो अलग अलग गिरेगा, बट जैसे ही वो आगे बढ़ रहे हैं तो एक साथ आगे बढ़ रहे हैं ना। मतलब इसने 10 मीटर चला तो इसने भी 10 मीटर चला, ये 25 मीटर चलेगा तो ये भी 25 मीटर। ऐसा तो है नहीं कि भाई ये 10 मीटर चला तो सिर्फ ये 5, दोनों की हाइट डिफरेंस है बट फिर भी दोनों सेम फेज पे पहुंचेंगे, यही वो बताना चाह रहा है। इसलिए तो उनके बीच का एंगल कितना है, फेज एंगल 0 डिग्री, वो कहीं पे भी आगे पीछे नहीं है। लैग जिसको बोलते हैं ना, वो वीडियो चलता रहता बट आवाज पीछे आता रहता, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आवाज पहले आ जाता है वीडियो पीछे आता है, तो लीड कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। So this is what basically phasor diagram is। It is a representation of a voltage and current on the graph। Okay, so that's all for today's lecture। I hope आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत ही छोटा था, इजीली समझ में आ गया। ठीक है बेटा,
टेक केयर एंड स्टडी वेल।